वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आप सभी को गगन प्रताप मैथ्स और कैरविल टीम की तरफ से मेरे भाई आजादी की 78वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों एडवांस में। कल 15 अगस्त है, कल हमारा देश आजाद होने वाला है मेरे भाई। रक्षाबंधन का भी त्योहार आने वाला है, तो आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए आपका बैच शाम को 6 बजे होता है, पर मैंने आपकी क्लास को एक्स्ट्रा शाम 4 बजे शेड्यूल करवाया है। ठीक है भाई, उसके पीछे का कारण क्या है मेरे दोस्तों? देखिए कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। कल हमारा देश आजाद हुआ, तो कल की छुट्टी है, क्योंकि कल ऑफिस तो खुल नहीं सकता। अगर हम ऑफिस खोलेंगे तो जुर्माना लगता है, सरकारी छुट्टी है, सारे ऑफिस बंद रहते हैं, तो क्लास नहीं हो सकती मेरे प्यारे भी। इसके बाद सैटरडे संडे भी है, शनिवार रविवार भी है, फिर रक्षाबंधन भी है मेरे दोस्त। तो काफी छुट्टी जो है लगातार हो रही है, तो मैंने एक प्लान बना लिया छोटा सा। और मेरे प्यारे भाई, मैं एक वीक के लिए घूमने जा रहा हूं, यानी कि अब आपकी क्लास जो है 1 वीक क्लास ऑफ रहेगी, आपकी एक सप्ताह क्लास नहीं होगी। 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, बीच में सैटरडे संडे भी पड़ रहा है, एक वीक आपकी क्लास अब ऑफ रहेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपकी सीधी जो क्लास है वो 22 अगस्त को होगी, 22 अगस्त को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी लंबी छुट्टियां हो रही हैं तो मैं आपको काम नहीं दूंगा। अगर किसी बच्चे ने मेरे दोस्तों जितना भी मैंने पढ़ाया वो पढ़ लिया अच्छी तरीके से, तो उसका रिवीजन कर ले, वो मेरे प्यारे भाई उसका रिवीजन कर ले। जिस बच्चे की पिछली क्लासेस छूट गई हैं, कि उसने जो है लेट पढ़ना शुरू किया या बीच में कुछ दिनों के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, तो बैकलॉग कंप्लीट कर लो। जो भी बैकलॉग है, जो भी पुरानी क्लासेस आपकी छूटी हुई हैं, उसको पूरा कर लो, उसको पूरा कर लो। जो बच्चे बिल्कुल अपडेट हैं, साथ साथ लगातार पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी खाली नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। हम इस बैच में ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्री के अलावा एक सेपरेट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी, मैं उस सांख्यिकी चैप्टर की यहां पर वीडियो अपलोड करवाऊंगा आप ही के बैच में। कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स की वीडियो मेरे दोस्तों आपके पास आएगी, ये अपलोड हो जाएगी। केशव, इस बैच में स्टैटिक्स की वीडियो अपलोड करवा दो, कंप्लीट स्टैटिक्स की वीडियो मेरे दोस्तों मैं अपलोड करवाऊंगा। इसमें मैंने माध्यिका, मीन, मोड, ठीक है भैया, रेंज, सब कुछ डिटेल में समझा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सब कुछ बताया गया है। 4 घंटे की ये वीडियो है, तो आप घर पे तसल्ली से, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग नहीं है बिल्कुल भी, बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता, पसंद नहीं करते, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये हर एग्जाम में नहीं आता, सीजीएल में आता है, सीएचएसएल मेंस में आता है, और एमटीएस के पेपर में आता है। ठीक है जी, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये 4 आवर की वीडियो रहेगी मेरे दोस्तों, इसको मैं अपलोड करवा दूंगा और आप इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, जिन लोगों ने सांख्यिकी पढ़ ली है, तो भाई वो लोग रिवीजन करें, बैकलॉग करें और प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के सवालों को प्रैक्टिस करें। ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका है, हेमंत चतुर्वेदी जी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना। दूसरी बात, मेरे प्यारे भाइयों इधर आइएगा। जो बच्चे कह रहे हैं सर अर्थमेटिक की कुछ क्लासेस अपलोड करवा दो, तो देखिए ऐसे सीक्वेंस में मैं अपना सीक्वेंस खराब नहीं कर सकता। समय में बेशक थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, पर सीक्वेंस में ही कराऊंगा। यूट्यूब पे जो हमारा फ्री बैच पढ़ रहा है, इसमें मैंने केवल कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दिया है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई है, ओवरव्यू दिया है। तो यहां पर मेरे दोस्तों में ये परसेंटेज की 3 क्लास हैं और रेशियो की 2 क्लास है। आप केवल और केवल ये परसेंटेज और रेशियो की दोनों क्लास देख लीजिएगा, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे अर्थमेटिक मैथ का, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो परसेंटेज की 3 क्लास है, फ्री अवेलेबल है, और ये रेशियो की 2 क्लास है। इनको मैं दोस्तों आपके सामने करवा दूंगा। ठीक है भाई। दूसरा मेरे प्यारे भाई,
जब आप इस चैनल पे जाओगे तो यहां प्लेलिस्ट है, ये मैंने वीडियो पब्लिक कर दी है। अब एसएससी 2024 एग्जाम, ये देखिए एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अभी एसएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं मेरे दोस्त, चाहे वो जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, हर एग्जाम के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए, बेस्ट 50 सवाल। देखो आजकल पेपर तो ये बेस्ट 50-50 सवाल है हर एग्जाम के, जीडी के हैं मेरे दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट के, सीपीओ के, आप इनको सॉल्व करिएगा जरूर, ठीक है। तो ये काम आपको छुट्टियों में करना है। शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज की कहानी। जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया। कल मैंने आपको कोसाइन रूल और इस पर बेस्ड सवाल करा दिए। अब मेरे दोस्तों सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्टुअर्ट्स थ्योरम, स्टुअर्ट्स थ्योरम, स्टुअर्ट्स थ्योरम। ठीक है भाई, स्टुअर्ट्स थ्योरम। स्टुअर्ट्स थ्योरम पढ़ने से पहले आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है, सब लोग अपने कॉपी में डालेंगे सीवियन। सीवियन क्या होता है बेटा? सीवियन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सीवियन। सीवियन को हिंदी में भी सीवेनी कहते हैं, हिंदी में इसका कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है। तो जैसे बच्चे ट्राइंगल, आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ मेरे दोस्तों, आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी। तो सीवियन का क्या मतलब होता है मेरे प्यार में? सीवियन का मतलब होता है, सीवियन का मतलब है दोस्त, साइड के किसी भी पॉइंट को, भुजा के किसी भी बिंदु को सामने वाले वर्टेक्स से, साइड के किसी भी पॉइंट को सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को, आप बीसी पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या है? सीवियन है। तो सीवियन का मतलब है वर्टेक्स को अपोजिट साइड से मिलाने वाली कोई भी लाइन। ये भी सीवियन है बच्चे, ये भी सीवियन है, ये भी सीवियन है, ये भी सीवियन है, ये भी सीवियन है, सभी सीवियन है मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि भुजा के किसी भी बिंदु को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन है वो सीवियन कहलाती है। ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर, जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचते तो एंगल बाइसेक्टर भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर भी एक तरह की सीवियन है, बट ये स्पेशल सीवियन है, स्पेशल सीवियन। हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं बेटा, ये ट्राइंगल है और मैंने दोस्तों यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो है एल्टीट्यूड हो गया भुजा बीसी पर, ये भी एक सीवियन है, स्पेशल सीवियन है, नहीं अरशद अली। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त? कोई समस्या किसी को? तो स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम मैथमेटिशियन का नाम है जिसने थ्योरम दी थी। स्टुअर्ट थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है सीवियन की लंबाई निकालने के लिए, सीवियन की लंबाई निकालने के लिए। थोड़ी बोरिंग सी थ्योरम है, अजीब सी, याद करना पड़ेगा मेरे दोस्तों आपको, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान सुनिएगा भाई स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, इस तरीके से ये बना लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी। ये पॉइंट ए है, ये बी है मेरे दोस्तों, और ये सी है। हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी। आगे ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, ये वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, ये वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये ट्राइंगल की तीनों भुजाएं हो गई ए बी सी, ये ट्राइंगल की तीनों साइड हो गई। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब रैंडमली कोई भी C1 खींच दीजिए। मैंने मेरे दोस्तों ये C1 खींच दिया, यहां से रैंडमली आप पॉइंट C से अपोजिट साइड AB के किसी भी पॉइंट को मिला लीजिए, किसी भी बिंदु को मिला दीजिए। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को मेरे दोस्तों क्या कहता है? हम C1 कहते हैं। तो CD क्या है? एक सीवियन है। तो ये जो लाइन होगी मेरे दोस्तों CD, ये सीवियन हो गई एक। सीवन मतलब भुजा के किसी भी पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
मान लिया मेरे दोस्तों कि ये जो लेंथ है m है, यहां से यहां तक की जो b से d तक की जो लेंथ है मेरे दोस्तों ये m है, ये लेंथ m है, और ये जो लेंथ है a से d तक की ये वाली लेंथ जो है वो n है, n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड स्मॉल सी है, साइड स्मॉल सी की जो वैल्यू वो m प्लस एन के बराबर है। साइड स्मॉल सी की जो वैल्यू m प्लस एन के बराबर है, m प्लस एन के बराबर है। और मेरे दोस्तों ये जो C1 है, C1 की लंबाई को मैंने x मान लिया। ये जो C1 है, C1 की लंबाई को मैंने x मान लिया कि C1 जो है CD इसकी लंबाई x है। तो C1 की लंबाई निकालने का ये जो फॉर्मूला है उसी को हम स्टुअर्ट थ्योरम कहते हैं। क्या है फॉर्मूला? समझेंगे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। देखो ये भुजा, इसका स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर की यहां पे गुणा करो, इसका स्क्वायर करो, यहां गुणा करो, ऐसे गुणा करेंगे। यानी कि ए, ये भुजा है ए, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन, इसका स्क्वायर करो, यहां गुणा करो एन में। ठीक है भाई? ऐसे ही मेरे दोस्त, ऐसे ही ये साइड बी है, बी का स्क्वायर करो, यहां गुणा करो एम में, बी का स्क्वायर करो, यहां गुणा करो एम में, बी का स्क्वायर करो, यहां गुणा करो एम में, बी स्क्वायर एम, बी स्क्वायर एम बराबर क्या आएगा दोस्त? इक्वल टू क्या आएगा? तो आप मुझे बताओ, इक्वल टू आएगा C1 की लंबाई x है, ये साइड C है, एक्स स्क्वायर सी प्लस प्लस ये C1 है, C1 का स्क्वायर करो, तीसरी साइड में गुणा करो एक्स स्क्वायर सी, फिर ये m है, ये n है, ये c है, इन तीनों की गुणा कर दो, प्लस mnc, प्लस mnc। ये मेरे प्यारे दोस्त आ गया आपका C1। ये आपके C1 की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसे ही हम स्टुअर्ट थ्योरम कहते हैं, इसे स्टुअर्ट थ्योरम कहते हैं। क्या हुआ केशव? एक्स C1 की लंबाई है भाई, C1 की लंबाई x है। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। याद आया? याद करिए बेटा, जब भी मैं आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखता हूं आपको तोते की तरह याद कर लेना चाहिए। एक समझदार वाला कोई है कि मैंने कॉन्सेप्ट लिखा बोर्ड पे और आपने याद कर लिया। इतनी देर में तो कम से कम आपको 5 बार कॉपी में लिख के याद कर लेना था, 5 बार कॉपी में लिख के। हाँ ठीक है भाई। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। मैं इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछ लेता हूं, सवाल मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, इस सवाल को आप मुझे करके दिखाओ। सब लोग ये क्वेश्चन करके दिखाएं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ये साइड 9 सेंटीमीटर है, और ये साइड 12 सेंटीमीटर है, 12। ये साइड 7 है, ये साइड 9 है, ये साइड 12 है। ये वाली जो भुजा है ये आपकी 12 है, 12। ये साइड आपकी 12 है, 7 है, 9 है, 12 है। और ये C1 खींची गई मेरे दोस्तों, C1 खींची गई, C1, ये C1 खींची गई है AD, AD एक C1 खींची गई है। इस भुजा की लंबाई 4 है, इस भुजा की लंबाई 8 है। आपको AD की लंबाई बतानी, आपको CD C1 की लंबाई बताने की CD की लंबाई क्या होगी। बस इतना सा सवाल पेपर में आएगा। ट्रायंगल है ABC, ये भुजा 7 है, ये भुजा 9 है, ये भुजा 12 है। ये C1 खींचेगी CD, ये 4 है, ये 8 है। C1 की लंबाई आपको निकालनी। बताओ जरा बेटा क्या आएगा आंसर। कुछ नहीं करना, आपको C1 की लंबाई को x मान लेना कि माना x है, आपको x का मान निकालना है। मैंने क्या थ्योरम समझाई? तो जब भी आपसे C1 की लंबाई पूछाएगा, रैंडम कोई लाइन नहीं है, ये कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ये कोई हाइट नहीं है भाई। ये एक रैंडम लाइन है जो पॉइंट C से खींची गई है अपोजिट साइड को मिलाते हुए AB को। ठीक है, समझ में आया?
तो सीवेन की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्टुअर्ट थ्योरम। अगर आपको स्टुअर्ट थ्योरम याद नहीं है तो ये सवाल आप पेपर में नहीं कर पाओगे। क्या करना भाई? 7 का स्क्वायर करो, इसकी यहां गुणा करनी है 8 में। 7 का स्क्वायर करो, इसकी यहां मल्टीप्लाई करनी है 8 में। 8 प्लस प्लस ये करो बेटा, ये 9 का स्क्वायर करो, 9 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है यहां पे 4 में। साइड 9 है, 9 का स्क्वायर करो, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 में, बराबर एक्स स्क्वायर सी। एक्स स्क्वायर सी, तीसरी साइड कौन सी बची? 12। एक्स स्क्वायर सी, सी कितना है? 12 प्लस एम एन सी। एम एन सी का मतलब मेरे दोस्तों है भाई, ये आपका एम है, एम एन सी, ये 4 ये 8 ये 12, इन तीनों की गुणा, प्लस 4 इंटू 8 इंटू 12, 4 इंटू 8 इंटू 12, ये आगे बेटा। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो देख पाओगे दोनों तरफ से 4 कट रहा है। 4 से काट लेंगे 2 बार, ये 4 कट गया, ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, ये 4 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा? 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98, ये 9 का स्क्वायर 81, बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ये 3 हो गया ना, 3x स्क्वायर और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा बेटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब 96 इधर आएगा तो 98 माइनस 96 2 हो जाएगा, 81 तो 83, तो 83 बराबर आ गया 3x स्क्वायर। मात्र कैलकुलेशन करनी है। अब देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन भी नहीं करोगे तो सवाल कैसे करोगे बेटा फिर पेपर में? आ गया कमेंट? हाँ ठीक है भाई। 7 स्क्वायर इंटू 8 प्लस 9 स्क्वायर इंटू 4 बराबर एक्स स्क्वायर 12 प्लस एम एन सी। 4 गुणा 8 गुणा 12, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया। 7 क्या है? अरे घोंचू 7 साइड बीसी की लंबाई है, लिख नहीं रहा। 7 की अंग्रेजी ना आती, उसे नौकरी चाहिए। SIVEN लिख रहा है। भाई तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो यार? तुमको किसने सलाह दी थी पढ़ाई करने की? तुम सड़क पर झाड़ू लगाते हो अच्छे लगोगे, इसके बस की ना कुछ भी। 3 इधर आएगा, 83/3, ये आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अंडर रूट लेंगे बेटा, अंडर रूट, तो अंडर रूट 83/3, ये एक्स का मान आ गया। ये इस सीवीएन की लंबाई आ गई, सीवीएन की लंबाई। ये सीवीएन की लंबाई आ गई। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको समझाया सीवीएन का कॉन्सेप्ट, स्टुअर्ट थ्योरम, और इस पर बेस सवाल हो गया। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, बस इतना ही जानना है, इसमें और कुछ नहीं जानना, इतना ही जानना, और कुछ नहीं जानना। सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में विशेष शर्त। समद्विबाहु त्रिभुज में विशेष शर्त। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा। सपोज मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये मैंने बना दिया। ठीक है भाई, ये ट्राइंगल है ABC। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ये दोनों साइड बराबर है। इसी बंद करना यार। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे प्यार भी, जिसमें ये दोनों साइड बराबर है। ये साइड भी स्मॉल a है, ये साइड भी स्मॉल a, ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड, ये दोनों साइड बराबर है। तो जहां दोनों साइड मिल रही हैं, ऐसे ना समझ के ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों साइड बराबर, मैं ऐसे लिख देता हूं ABC, ABC। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दोनों साइड बराबर है। ये भी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है। अब पॉइंट ए पर दोनों इक्वल साइड मिलती है। दोनों बराबर भुजाएं कहां पर मिलती हैं? पॉइंट ए पर मिलती है। पॉइंट ए वो बिंदु है जहां दोनों इक्वल साइड मिलती हैं, AB बराबर AC। अब जहां पॉइंट ए पर दोनों साइड मिल रही हैं,
उस पॉइंट ए से मैंने रेंडमली मेरे प्यारे भाई अपोजिट साइड को मिला दिया, अपोजिट साइड बीसी को मिला दिया। ये हो गया मेरे दोस्तों बीडी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, वही नोटेशन ज्यादा ठीक था, वही नोटेशन ज्यादा ठीक था। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला जो पॉइंट है सी है। ये दो साइड बराबर है मेरे भाई, और ये C1 है, मैंने मिला दिए, दोनों साइड इक्वल है ना। अच्छा, तो वर्टेक्स सी के सामने की साइड क्या होगा? वर्टेक्स सी के सामने की साइड होगा स्मॉल सी। ये वर्टेक्स सी के सामने की भुजा क्या होगी? स्मॉल सी होगी। आप बोलोगे हां जी सर स्मॉल सी। अच्छा, ये m है मेरे दोस्तों, ये लेंथ n है, ये लेंथ m है, ये लेंथ n है। रेशियो नहीं है बेटा, ये एग्जैक्ट लंबाई है। तो ये C1 है, वहां से खींची गई जहां दोनों इक्वल साइड मिलती हैं, दोनों इक्वल साइड पॉइंट सी पर मिलती है। तो जो C1 है CD, ये C1 हो गया मेरे प्यारे भाई CD। इसकी लंबाई को मैंने x मान लिया कि माना C1 CD की जो लंबाई है वो x है, x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो C1 CD की लंबाई को हमने x मान लिया, x। ठीक, तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि भाई x का स्क्वायर, अगर हम किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में C1 खींचते हैं इस तरीके से, आइसोसेलेस ट्रायंगल में C1 खींचते हैं इस तरीके से, तो सीधा रिजल्ट होता है कि एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ये स्मॉल m है, ये स्मॉल n है, ये m है, ये n है, माइनस mn। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस mn, लिख लीजिए कॉपी में। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस mn, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस mn, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस mn। ये केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगेगा और किसी ट्रायंगल में नहीं, कि आप किसी में भी लगाने लगो। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम इस तरीके से C1 खींचते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस mn, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस mn, लिख लीजिए। ये कहां से आया मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, कहां से आया मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना, ये स्टुअर्ट थ्योरम से ही आया यार। पता नहीं तुम लोग पढ़ने में क्यों नहीं ध्यान देते यार, क्या दिक्कत है तुमको चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ने में? एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है भाई। जो हम पढ़ाते हैं पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहते यार, क्या परेशानी है? कितना अच्छा हो कि मैं क्लास में पढ़ाऊं, आप आओ पढ़ो और निकल जाओ बिना कुछ बोले। भाई जब पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, तो फिर क्यों क्लास में आते हो जब पढ़ना नहीं है? चुपचाप शांति से पढ़ते रहो, चुपचाप शांति से। ये मैंने आपके सामने रिजल्ट लिखा, सब बात भूल जाओ। ये बताओ कितने बच्चों ने याद कर लिया? ये जैसे मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है, कितने बच्चों ने याद कर लिया? और याद करने का मतलब ऐसा नहीं कि अभी याद कर लिया, इतना याद कि अगर मैं आपसे महीने भर बात पूछूं तो आप मुझे बता दो क्या आपने याद कर लिया। ये एक टॉपर बालक की निशानी होती है कि जब उसको मास्टर कुछ बताता है ना, वो इंस्टेंट उसको याद करता है, कॉन्सेप्ट को इंस्टेंट, और घर से जाके खुद रिवीजन करता है, प्रैक्टिस करता है। हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया, आपने याद नहीं किया, तो आपने क्या पढ़ रहे हो फिर? टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। याद करने का मतलब ऐसा याद कि महीने भर बाद पूछूं तो आप बता दो, अभी की नहीं कि घंटे भर बाद पूछूं तो डाउट आ जाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, दो साइड बराबर हैं, ये C1 खींचा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 7, ये कहीं आसमान से नहीं टपका, ये भी स्टुअर्ट थ्योरम से ही आया। स्टुअर्ट थ्योरम से कैसे? अगर मैं यहां पर स्टुअर्ट थ्योरम तो हर ट्रायंगल के लिए लगेगा, ये स्टुअर्ट थ्योरम एवरी ट्रायंगल में लगेगा, एवरी ट्रायंगल
और किसी भी ट्राइंगल की आप जो है मेरे दोस्तों C1 की लंबाई निकाल सकते हो, किसी भी ट्राइंगल की, छोटा बड़ा आड़ा एक्यूट ऑब्टूस राइट कोई भी हो। ठीक, आगे आ जाते हैं। यहां से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं स्टुअर्ट थ्योरम यहां पे लगाता हूं तो क्या होता है स्टुअर्ट थ्योरम के अनुसार, ये ए स्क्वायर एन, ये होता है ए स्क्वायर एन, ऐसे होता है प्लस प्लस ये साइड ए है, इसका स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एम बराबर ये C1 एक्स है, एक्स की यहां सी में गुणा करेंगे स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी आएगा। आप बोलोगे यहां सर, अब आप मुझे बताओ यहां से क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ गया ब्रैकेट में एन प्लस एम, यहां से क्या कॉमन आ गया, राइट साइड से सी कॉमन आ गया, राइट साइड से सी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। आप बोलोगे हाँ सर, अगर आप गौर से देखो भाई ये एम प्लस एन ही तो सी है, एम प्लस एन इन दोनों का योग ही तो सी है, अगर एम प्लस एन सी के बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या आया, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ये आ गया। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एम एन, और ये रिजल्ट आ गया। सीधा याद रखोगे तो समय बचेगा। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी लगेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक तरह का आइसोसेलेस तो है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी लग जाएगा। ठीक है, चलो सवाल देखो इस पर बेस जो पेपर में आया है, ये सवाल नंबर 29 बताओ, दिए गए ट्राइंगल में ए बी 8 है, ये चित्र दिया, दिए गए चित्र में ए बी 8, ये दोनों पेपर के पूछे सवाल है जो करवाऊंगा। ए बी 8 है, ए सी 8 है, बी सी 11, बी से सी तक की लंबाई 11 है, बी डी 7 है, बी से डी तक की लंबाई 7 है, पूछा है एडी की लंबाई क्या होगी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सवाल में बोला है बीसी की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो बी से सी तक 11 है। देखो भाई यहां बी है, बी से सी तक की लंबाई 11 है, ये 7 है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 ये 4 बचेगा, 4 7 4 11 है भाई। आपसे पूछा है एडी, तो एडी क्या है, C1 है, तो एडी का स्क्वायर क्या आएगा, डायरेक्ट एडी का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये दोनों साइड बराबर है 8 8, 8 स्क्वायर माइनस 7 गुणा 4, थ्योरम लगा देंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 28 घटाएंगे 36, तो एडी का स्क्वायर 36, एडी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया पहला ऑप्शन। तो थ्योरम याद है, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है भाई, आगे चले, नेक्स्ट ये बताओ, दो 2018 के सीजीएल मेंस के पेपर में सवाल आया था, ये वाला सीजीएल मेंस 2018 के पेपर में सवाल आया था, करके दिखाए मुझे। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ये देखिए ट्राइंगल एबीसी है, साइड ए बी ए सी के बराबर है, दो साइड बराबर है, तो कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। बोला ए बी की लंबाई 12 है, ए बी 12 है तो ए सी भी 12 ही होगा, ए बी 12 है तो ए सी भी 12 होगा। बोला है डी बी सी पर एक पॉइंट है, भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी है, भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी है। बोला है बी डी 5 ए बी 12, बी डी की लंबाई 5 है, ए बी 12 है, ए डी 8 है, ए से डी को मिलाते हैं, ए से डी को मिलाते हैं, एडी की जो लंबाई है वो 8 है, 8 सेंटीमीटर 8। तो आपसे पूछा सीडी की लंबाई क्या होगी, आपसे सीडी की लंबाई पूछा है, बताइए सीडी की लंबाई आपसे पूछा है। तो सवाल को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सीवियन वाला है भाई, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहां से एक सीवियन ही खींची गई है, तो सीधा रिजल्ट लग जाएगा भाई, ये कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस ये साइड 5 है, सीडी है, माइनस 5 गुणा सीडी। मैंने सीधे की सीधे रिजल्ट लगा दिया, तो 5 गुणा सीडी कितना आ जाएगा बेटा, 8 स्क्वायर उधर चला जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा जी 64, तो ये कितना आ जाएगा 80। तो 5 गुणा सीडी बराबर 144 में से 64 घटाएंगे 80,
तो सीडी का मान आ गया बेटे 80/5 यानी कि 16 सेंटीमीटर आंसर है। बताओ, मेंस का सवाल है, मात्र 10 सेकंड में आप सवाल कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला। लेकिन बच्चे इतने बेकार हैं कि फॉर्मूला तक याद नहीं करना चाहते। 50% ज्योमेट्री केवल फॉर्मूला से सॉल्व हो जाती, उनमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता जो आपके पेपर में आती है। कुछ ही सवाल होते हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है, यहां केवल फॉर्मूले पे वैल्यू रखी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करके बताओ जल्दी से सब लोग। सवाल नंबर 31 करके बताएंगे सब लोग। ये वाला सवाल, सवाल नंबर 31। हम्म, 16 बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं, 14 बता रहे हैं। आप इतने घटिया और बेकार किस्म के बालक हैं कि आप फॉर्मूले में वैल्यू तक नहीं रख सकते। ये वो लीचड़ बालक हैं जो फॉर्मूले में वैल्यू तक नहीं रख सकते, छोटे बालक की तरह। अरे भाई, कैसे गणित सीखोगे? 14 बताने की हिम्मत कैसे हो जाती है? 26 बता रहा लेख दुष्ट तो। इस फॉर्मूले में क्या तुम वैल्यू नहीं रख सकते? सोलह इसका आंसर आएगा, 16। मैं बता देता हूं, हद होती है भाई, हद होती है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें साइड ए बी और ए सी बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। 17 दो भुजाएं बराबर है, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। द्वि दो, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान। अब बोला है भुजा बीसी पर कोई पॉइंट डी है, भुजा बीसी पर कोई पॉइंट डी है। एडी की लंबाई 15, ए से डी को मिला दिया तो एडी की लंबाई 15। सीडी आपका 4 है, सीडी 4 है, पूछा है बीडी की लंबाई क्या होगी, बीडी की लंबाई इतना सा है। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप इस तरीके से सीवियन खींचते हैं, सीवियन मतलब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाने वाली रेखा, तो क्या होता है बेटा? ये 15 है तो 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस, ये बीडी है, ये 4 है, इनकी मल्टीप्लाई बीडी गुणा 4। तो 4 इंटू बीडी कितना आ जाएगा बेटा? 15 स्क्वायर इधर आएगा, 17 स्क्वायर में से 15 स्क्वायर घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। 17 15 8 ट्रिपलेट बनता है, तो बीडी की लंबाई आ जाएगी जी 64/4 यानी कि 16। केवल कैलकुलेशन करनी थी 16, इसका आंसर भी 16 ही आ गया, बस बात खत्म। बताओ, कर लोगे ऐसे सवाल? अब क्या आप लोग ऐसा सवाल कर लोगे? कर लेंगे, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कॉन्सेप्ट खत्म, अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे भाई, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हिंदी वाले भाई लिखेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। हिंदी वाले भाई यहां पर लिख लेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैंने बताया ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पेपर में, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर देखा गया कि हर तीसरी चौथी शिफ्ट में इस पर सवाल आता है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, पर कोई बात नहीं, आपने नहीं जाना है तो आज जानेंगे। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपके सामने स्टूडेंट से ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल है, कोई परेशानी इसमें नहीं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी, स्टेटमेंट वगैरह नहीं, आपको सीधा दिमाग में ध्यान रखना है। ध्यान देखिए, ट्रायंगल एबीसी, अगर हम ट्रायंगल के किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, मैंने एंगल ए का ये बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल ए का बाइसेक्टर आ गया मेरे दोस्तों, ये मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों एडी, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। एडी जो है कोण बीएसी का समद्विभाजक है। ये एडी जो है कोण बीएसी का बाइसेक्टर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर कोई परेशानी नहीं है, ट्रायंगल एबीसी आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा एडी, जो भुजा बीसी को यहां पॉइंट डी पर जाके मिलता है। ये एंगल ए का बाइसेक्टर एडी जो भुजा बीसी को पॉइंट डी पर जाके मिलता है। तो मेरे दोस्तों ये जो एंगल बाइसेक्टर, ये जो कोण समद्विभाजक है, भुजा बीसी के दो टुकड़े कर रहा है। भुजा बीसी के दो टुकड़े कर रहा है, एक बीडी और एक डीसी। भुजा बीसी के दो टुकड़े कर रहा है मेरे दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट ये है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, एंगल बाइसेक्टर ए का अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती हैं। ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड बीसी को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजा होती है। मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ये मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल ए बनाने वाली भुजा कौन सी है? ए बी और ए सी। ये एंगल ए बनाने वाली साइड है, ए बी और ए सी। तो ए बी से ए सी का रेशियो वही आएगा, ए बी बटा ए सी वही होगा मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजा होंगी। अब इस एंगल बाइसेक्टर ने बीसी के दो टुकड़े कर दिए, बीडी और डीसी। ए बी के ज्यादा नजदीक क्या? देखो ए बी के ज्यादा नजदीक बीडी है, ए बी के ज्यादा नजदीक बीडी है। तो क्या लिखना है आपको? बीडी, बीडी लिखना है। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एसी है मेरे दोस्तों, एसी। एसी के ज्यादा नजदीक क्या है? सीडी है। ये एसी है, एसी के ज्यादा नजदीक क्या है? सीडी है। तो ए बी बटे ए सी बराबर बीडी बटा सीडी, ए बी बटे ए सी बराबर बीडी बाई सीडी। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो कॉपी में, याद कर लो, लिख लो, याद कर लो। लिख लीजिए सब बच्चे। एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया शो? हिमांशु कह रहे कौन सा चैप्टर है? कितना मुश्किल है इनको पढ़ाना, तुझे पता है भाई? अरे ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी। मैंने कोण ए का समद्विभाजक खींचा। कोण ए का समद्विभाजक ये ऐसी लाइन है
जो एंगल ए को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाफ हाफ कर दिया। जब मैं एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं तो इस साइड बीसी को कहां जाके मिलता है, पॉइंट डी पर जाकर मिलता है, पॉइंट डी पर। ठीक है, तो नियम है कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। ये एंगल ए बनाने वाली जो साइड है, ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है, तो ए बी से ए सी का रेशियो वही होगा मेरे प्यारे भाई, है भाई, जो बीडी से डीसी का होगा। ए बी से एसी का रेशियो वही होगा जो बीडी से डीसी का होगा। सिंपल सा सवाल, बस कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ये वाली भुजा 24, ये वाली जो भुजा है ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है 21 सेंटीमीटर है। मैं आपसे कहूं कि ये जो लाइन है एडी, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा, बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा। बस इतना सा सवाल पेपर में बन जाता है, बनाओ। तो ये ट्रायंगल एबी से मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा एडी, इस साइड एंगल ए बनाने वाली साइड ए बी 15 सेंटीमीटर है, ए सी 21 सेंटीमीटर है। 22 तारीख से प्रशांत। तो ये अपोजिट साइड को दो टुकड़ों में बांट रहा है, बीडी और डीसी। तो बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ, बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा। एंगल ए बनाने वाली साइड कितनी है, साइड 15 21 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो आएगा बेटा 15/21। डायरेक्ट 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5/7। तो बीडी से डीसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/7। बात खत्म। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते इसके, लेकिन प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। देखो मैं आपको उसी थ्योरम का प्रूफ समझाऊंगा जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हैं। प्रूफ क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है एक रिजल्ट निकालने का। अब उस प्रोसेस को जानने का कोई फायदा ही नहीं जिस पे सवाल ही ना आता हो पेपर में। जिस प्रोसेस पे सवाल बनता हो उसी पे मेरे दोस्तों हम आपको सिखाएंगे। आप केवल थ्योरम ही याद कर लो, यही बड़ी बात हो जाती है। सवाल देखेंगे इस पर बेस्ड, इस पर बेस्ड काफी सारे आसान आसान से क्वेश्चन हैं। जैसे देखेंगे सवाल नंबर 32 बनाए, सवाल नंबर 32 बनाए, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, ये बहुत प्यारा सवाल है कि ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल है एबीसी, एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ट्रायंगल एबीसी में ये जो लाइन है एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ये ट्रायंगल बेटा एबीसी है, एबीसी, ये एडी है, एडी जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, हाफ हाफ कर रहा है ना, ये हाफ हाफ कर रहा है, थीटा थीटा। बोला है बीडी 3.6, बीडी की लंबाई 3.6 है, बीडी की लंबाई 3.6 है और बीसी की लंबाई 8 है, 8। तो आपसे पूछा एबी से एसी का रेशियो क्या होगा। ठीक है भाई, ये 8 है, 3.6 है बेटा, ये 8 है, 3.6 है, तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। 8 में से 3.6 घटाएंगे तो लेंथ कितनी बचेगी, 4.4। अगर ये पूरी लेंथ 8 है, ये 3.6 है, तो कितना बचेगा 4.4। 8 में से 3.6 घटाएंगे, लेंथ कितना आ जाएगा 4.4। अब ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी। ठीक है भाई, तो क्या सिखाया मैंने कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। यानी कि एबी से एसी का रेशियो क्या आएगा, एबी से एसी का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे, बताएं। ये एबी से एसी का रेशियो क्या आएगा, 3.6 है, 4.4 है, ये 3.6 है, ये 4.4 है, 4.4। ये ए बी से एसी का रेशियो क्या आएगा, 3.6 से 4.4 है, किससे चला जाएगा बेटा, 4 से चला जाएगा, 4 से 9/11। तो ए बी से एसी का रेशियो आएगा जी यहां पर डी ऑप्शन 9/11। खत्म।
तो अगर आपको थ्योरम याद है तो देखो ये प्री लेवल का सवाल है, मेंस में नहीं आएगा इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास को मैं यहीं पे जो है छोड़ूंगा। मेरी जो बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब हमारी मुलाकात सीधे 22 तारीख को होगी। 22 तारीख से आपका अर्थमेटिक मैथ अंक गणित भी शुरू होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और ज्योमेट्री का ये चैप्टर तो चलेगा ही चलेगा। मैंने टाइम चेंज नहीं किया, बस आज आपकी क्लास जो है 4 बजे शेड्यूल कराई थी। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, इस पर बेस सवाल जो है वो घर से जाके करके देखेगा। अंकुश चारदे करें चैप्टर कब एंड होगा? अंकुश चारदे जी, इस चैप्टर में 15 शीट हैं, अभी 3 ही शीट हुई हैं, तो चुपचाप शांति से पढ़ो। बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, हल्के में खत्म नहीं होने वाला है ये। ठीक है, आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी इसके आगे। बाय।